मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले नौकरी करने वाले लड़की के एक ऑफर आता है दिल्ली से कि आपको बहुत अच्छी नौकरी और बहुत अच्छी तनख्वाह वाली आपके लिए एक ऑफर है नौकरी का। आप वहां आओ, इंटरव्यू दो और आप बहुत अच्छी नौकरी पा सकते हो। तो वो लड़की अपनी मल्टीनेशनल कंपनी को छोड़कर वो ऑफर पाने के लिए दिल्ली जाती है और इंटरव्यू की लाइन में खड़ी होती है। तो उस टाइम एक चपरासी आता है, एक नौकर आता है और उस लड़की को बोलता है, मैडम आपको क्या चाहिए, आप खड़े हो, कुछ परेशान लग रहे हो, चाय कॉफी या आप बताओ कुछ। तो मैडम बोलती है, वो लड़की बोलती है कि आपको जो सर अच्छा लगे, आपको जो पसंद हो वो आप ले आओ। और अगर आप चलो मेरी चॉइस पूछ रहे हो तो आप एक गर्म चाय और थोड़ी कड़क चाय बना के लेके आना, क्योंकि मेरा इंटरव्यू कैसा होने वाला है तो मेरा क्या पता क्या पूछने वाला है, तो मेरा थोड़ा सा माइंड अच्छा हो जाए और मैं मेरा इंटरव्यू अच्छा दे पाऊँ और मेरा इस कंपनी में अच्छा सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि मेरी अच्छी नौकरी लग गई। तो जैसे ही वो बताए अनुसार चपरासी जाता है और एक चाय बनाता है और मैडम को लाके चाय देता है और वो लड़की चाय पीती है। और जैसे ही उसकी लड़की की चाय खत्म होती है और उनका नंबर का इंतजार करती है, और जब तक उसकी चाय खत्म होती है और उसका नंबर आने वाला था उस तक जब तक वो लड़की बेहोश हो जाती है और वहीं सो जाती है। वो लड़की वहां सो जाती है। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो एक बंद कमरे में थी, बिस्तर पे पड़ी हुई थी और उसकी ये हालत थी कि उसके कपड़े, शरीर के अंग पे एक भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। और सामने वो आंखें खोली तो एक वृद्ध अवस्था में एक आदमी था जिनके शरीर पे भी कपड़ा बिल्कुल भी नहीं था और वो उनके शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा था और उनके साथ संबंध बना रहा था। ये हालत देख के लड़की के होश उड़ गए और वो सोच नहीं पा रही थी ये हमारे साथ क्या होगा। तो वो उनको विरोध करे या उनको रोके, इतनी भी उनकी हालत नहीं थी, क्योंकि उनको ऐसी दवा दी गई जिससे कि उनकी हालत बिल्कुल नाजुक हो गई थी, उनकी हालत बिल्कुल बेकार हो गई थी और उनको विरोध नहीं कर पा रही थी। ऐसे हालत में से वो आदमी गया और एक जाता और दूसरा जाता आता। इस तरह से उनकी जब तक वो होश में थी, जब तक 15 आदमी आते गए और जाते गए, 15 आदमी तक उस लड़की ने काउंट किए। उसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और इस तरह से वो फंस जाती है और एक कोठे पे पहुंच जाती है लड़की। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की सच्ची घटना, एक और क्राइम स्टोरी के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज की सच्ची घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक थाना लगता है कमला मार्केट। इसी मार्केट का इलाका है जीबी रोड। उसमें कोटा नंबर 68 यानी 68 यहाँ से निकल रहा एक आदमी बाहर निकलकर एक कॉल करता है कि आप एक दीप्ति के भाई बोल रहे हो क्या? तो वो लड़का बोलता है कि हाँ मैं दीप्ति का भाई बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो? तो वो आदमी वापस, जो करोल बाग में रहता था, वो वापस उसको जवाब देता है कि मैं मेरा नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं कोटा नंबर 68 जो जीबी रोड पे है, मैं वहां गया था और आपकी जो सिस्टर है, बहन है, ये मैं कहने से शर्मिंदा के साथ कह रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे भैया को आप मैसेज या कॉल पे बता दो। तो मैं वहां से आया हूँ और आपकी जो बहन है वो जीबी रोड पे कोटा नंबर 68 में है और उनके साथ वो एक किसी की चंगुल में फंस गई और बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। और मैं ये बात बता के बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं भी उनके साथ 3-4 बार मिल के आया हूँ और संबंध बना के आया हूँ, लेकिन ये बात बताने से मुझे तीसरी बार आपसे सॉरी मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है। और आप जरूर उनकी किसी तरह से बहुत सूझबूझ से हेल्प करो या उनको निकालो। और ये मैं आपसे ये एक बात ये और कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सावधानी से निकालना, कि जिससे कि उस दीप्ति को भी नुकसान नहीं हो और आपको भी नहीं हो। ये बात सुनते ही लड़के की पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वो एक गुमशुदा की FIR दर्ज करवाई थी। वो एक कोलकाता की लड़की थी जो कोलकाता में ही FIR दर्ज करवाई थी और वो सोच नहीं सकते थे कि लड़की दिल्ली गई और वहां इस कोटे तक वो पहुंच गई है। जैसे ही वो लड़का ये बात सुनते ही घर जाता है और अपने माता पिता को बात सच नहीं बताते हैं कि अपने माता पिता पे कई सदमा और वो कुछ बहुत ज्यादा उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़े। तो भैया ने खुद के स्तर पे अपने माता पिता से अनुमति लेता है कि मुझे कुछ पैसे दो और कुछ पैसों का अरेंजमेंट करके वो दिल्ली निकल जाता है कि मुझे दिल्ली जाना है किसी काम से और मैं 10-15 दिन में वापस लौटूंगा। तो वो वापस दिल्ली निकल जाता है और जैसे ही दिल्ली जाता है और वो जिस नंबर से करोल बाग से जो नाम से उसके कॉल या फोन आया था उसको वापस वहां जाके कॉल करता है कि भैया आप कहाँ हो, आपसे मुझे एक बार मिलना है, जरूर मिलना, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मुझसे मिल लो। मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताओ
कुछ हर तरह से समझा दोगे तो मैं मेरी सिस्टर को, बहन को उस चंगुल से, उनकी चंगुल निकाल लूंगा और मेरी बहन बच जाएगी। और वो बहुत तो ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे वो करोल बाग का रहने वाला जो आदमी था वो उनसे मिल लेता है। और मिलने के बाद दोनों को पता चलता है कि वो भी कोलकाता का ही था, आदमी था, और लड़का भी, यानी वो लड़की और उसका भाई भी कोलकाता के ही रहने वाले थे। तो दोनों को बंगाल की भाषा आती थी और बंगाली भाषा में दोनों आपस में बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है और उसको लड़की के बारे में सारी चीज समझा देता है। अब जैसे ही हम ये जो दीप्ति नाम बताया है, हम किसी को हम दुख नहीं पहुंचाते, इसका इसलिए ये नाम दीप्ति नाम एक काल्पनिक नाम है। दीप्ति से वो मिला और करोल बाग का रहने वाला वो व्यक्ति, दोनों बंगाल भाषा में अच्छी तरह से जान के उन्होंने सारी चीज समझा दी और उस लड़की का भाई ने वो समझाए अनुसार और किए अनुसार उस कोठे पे जाता है, 68 नंबर के कोठे पे जाता है और ग्राहक बन के जाता है और वहां के मैनेजर से जाके बात करता है कि मुझे अच्छी सी लड़की दिखाओ, मुझे अच्छी लड़की से मिलना है। तो उनके कहे अनुसार उनके सामने लड़कियों की लाइन लगाते हैं और उनको बताते हैं आप इनमें से चॉइस करो। तो वो जितने भी 10-15 लड़कियां बताई उनके सामने, उनको सबको वो रिजेक्ट कर देता कि नहीं, मेरे को इनमें से नहीं चाहिए और इनसे अच्छी दिखाओ। तो उनसे और अच्छी जो कम उम्र की थी और 10-15 लड़कियों की और लाइन लगाते हैं, उनको भी वो सब रिजेक्ट कर देता है। इस तरह से वो 3-4 बार जो भी लड़कियों उनके सामने दिखाते हैं और सबको वो रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो एक ग्राहक बन के गया था लेकिन अपनी बहन से मिलना था उनको और अपनी बहन को उनकी चंगुल से निकलवाना था। जो भी लड़कियां बताते अच्छी अच्छी खूबसूरत दिखाते थे लेकिन सबको वो रिजेक्ट कर देता था। और जब पीछे से आवाज आती है कि मैडम, मैनेजर साहब, वो जो नई वाली लड़की आई है ना, उसको इनको दिखाते हैं, वो शायद इनको पसंद आ जाएगी। तो ये बात सुनते ही वो जो उनका भाई था, वो बिल्कुल, इसका भी नाम मनोज था जो एक काल्पनिक नाम है, मनोज जैसे ही उसकी आवाज सुनता है कि हाँ हाँ मुझे वो जो नई लड़की आई उनसे ही मिलना है, तब जाके एक पीछे वाला स्टाफ से आवाज आती है कि मैडम वो किसी ग्राहक के साथ बिजी है, वो अभी नहीं मिल सकती क्योंकि वो नई नई है और सुंदर है, तो हर ग्राहक को वही लड़की पसंद आती है, तो वो किसी ग्राहक के साथ अभी व्यस्त है, उनको कुछ टाइम लगेगा। तो मनोज बोलता है कोई बात नहीं, मुझे उनसे ही मिलना है क्योंकि वो नई है, तो मुझे नई से ही मिलना है, मुझे टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं रुक जाऊंगा। तो वो मैनेजर वापस उसको जवाब देती है कि उस लड़की की रेट भी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मनोज बोलता है जी कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी रेट लोगे मैं वो रेट देने के लिए आपको तैयार हूँ, मुझे उसी लड़की के साथ मिलना और उन्हीं के साथ सब कुछ करना मुझे। मनोज काफी देर इंतजार करने के बाद उसकी जो सिस्टर थी, जो नाम काल्पनिक दीप्ति है, दीप्ति गेट्स खोलती है और जो ग्राहक बाहर निकलता है और जैसे ही उसकी नजर अपनी बहन पे पड़ती है और बहन की नजर अपने भाई के ऊपर पड़ती है, दोनों कुछ बोलने वाले थे लेकिन दोनों ने कंट्रोल किया और आपस में समझे इशारे में कि नहीं हमें कुछ नहीं करना। और जैसे ही वो अपनी बहन दिखी और मैनेजर साहब को बोल दिया मुझे इस लड़की के साथ ही जाना, इसके साथ ही मुझे कुछ करना है, मुझे यही लड़की चाहिए। तो वो जैसे ही लड़की वापस अपने रूम में जाती है और भैया उसके साथ पीछे उसी रूम में घुस जाता है और अंदर गेट ऑफ कर देता है और दोनों जैसे ही मिलते हैं अपने आपस में गले मिलकर बहुत रोने लगते हैं। और पूरी आपबीती वो जब सुनाती है तो उसकी एक दोस्त थी ज्योत्सना बनती है, अपने भाई को पूरी स्टोरी बताती है कि एक ज्योत्सना नाम की लड़की उनकी दोस्त बनती है, वो एक आती है और मुझे आके बोलती है कि दिल्ली में एक कंपनी है जो बहुत अच्छी तनख्वाह देती है और बहुत अच्छी पोस्ट पे अपने को नौकरी लगाएगी, मुझे लगा रही है। ज्योत्सना बोलती है कि मुझे ऑफर आया कि दिल्ली से, कि क्योंकि यहीं से एक कहानी स्टार्ट होती है, दीप्ति की लाइफ खराब होने वाली यही लड़की थी ज्योत्सना, यहीं से एक उनकी जिंदगी खराब होने वाला एक स्टेप था। तो जैसे वो लड़की बोलती है कि मुझे मेरे माता पिता और मेरे घर वाले अनुमति नहीं दे रहे हैं, अगर दीप्ति आप जाना चाहो तो जा सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी है और एक बहुत अच्छी तनख्वाह देती है, यहाँ आपको कितने मिलते हैं? तो दीप्ति ने बोला मुझे मात्र 35,000 मिलते हैं और ज्योत्सना ने बोला मुझे 35,000 ही मिलते हैं लेकिन मुझे तो मेरे घर वाले नहीं जाने दे रहे, अगर आपको कुछ इजाजत मिल जाए तो आप जा सकते हो। तो दीप्ति बहुत यहाँ से खुशी थी और सोचा 1 लाख तनख्वाह मिलेगी और हर तरह का भत्ता मिलेगा और पैसे अच्छा मिलेगा और पोस्ट भी बहुत अच्छी मिलेगी, तो उनकी लालच में आके वो दिल्ली आ जाती है। ये सारी कहानी उनको वो बताती है और बात है 10 जून की, जब वो ज्योत्सना थी उन्होंने बताया था कि 10 जून को रमजान नाम का लड़का है वो आपको दिल्ली ले जाएगा और आपको इंटरव्यू और सारा सिस्टम आपको वो करवा के ले आएगा। ज्योत्सना ने 11 जून को जब वो वहां दिल्ली पहुंचती है और 11 जून को उनका फोन ऑफ हो जाता है, जब उनके भाई था और उनके माता पिता थे, उन्होंने अपने स्थानीय थाने में गुमशुदा की FIR दर्ज करवाई थी कि हमारी सिस्टर का फोन ऑफ हो गया और वो गुमशुदा की FIR दर्ज करवाई थी।
पुलिस वाले भी एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी और उनकी जांच तो कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मिली थी। और जैसे ही मैं बता देता हूँ, ये सारी कहानी उनको बताते हैं और बाहर से आवाज, ये इस तरह से कहानी, पूरी कहानी उसको बताते हैं अपने भैया को कि मैं इस तरह से यहाँ फंस गई हूँ, यहाँ मेरी हालत हो गई। दोनों रो रहे थे। अब जैसे अगर वो ज्यादा रोने की आवाज बाहर आ जाए और उनको शक हो जाए, तो आपस में एक दूसरे का मुंह भी बंद कर रहे थे कि धीरे आवाज निकालो, जिससे कि बाहर वालों को किसी तरह का शक नहीं हो। अब बाहर जैसे ही कुछ टाइम होता है और बाहर से आवाज लगाते हैं, गेट की आवाज लगाते हैं कि भैया बाहर निकलो, आपका टाइम ओवर हो गया। क्योंकि उनके पास टाइम, एक लिमिट टाइम होता है और जो पीस लेते हैं वो एक इतने पीस में इतना टाइम होता। तो बाहर से आवाज लगाते हैं, भैया गेट खोलो, बाहर आओ, आपका टाइम ओवर हो गया है। भैया बोलो 5 मिनट और रुक जाओ। मनोज बोलता 5 मिनट और रुको, मुझे 5 मिनट और रुकना है इनके साथ। तो बोला अगर आप 5 मिनट रुक जाओगे या 5 मिनट रुकते हो तो आपको डबल चार्ज लग जाएगा। मनोज बोलता है कोई बात नहीं, आप मेरा डबल चार्ज ले लेना। लेकिन उनको बोलता है कि जितने आपने, वैसे भी रेट ज्यादा है इनकी और इनका जितने रेट दिए उस वही रेट डबल लगेगी, आप 5 मिनट भी रुक जाओ। तो मनोज सोचता है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरी बहन का पूरा सोल्यूशन करना है, मुझे डबल क्या आप ले लेना, जो भी लेना चाहो तो। लेकिन वो मान जाता है और डबल टाइम तक वो उनसे बातचीत करते हैं। पूरी बहन और भाई दोनों डिस्कस करते हैं कि हम इस चंगुल से कैसे निकले, जिससे कि आपको भी नुकसान नहीं हो और मेरे को भी नुकसान नहीं हो और किसी तरह से हम बाहर निकल जाएं। तो मनोज अंदर था और दोनों बहन भाई अंदर था और उन्होंने डबल रेट बताने के बावजूद भी उनको जबरन बाहर निकाल दिया। क्योंकि उनको कुछ ऐसा लग रहा था, यार ये जब इतनी देर हो गई और डबल रेट भी दे रहा है, लेकिन क्योंकि वो लड़की नई थी, उनपे पूरी कोठे वाले की, उस मैनेजर और पूरे स्टाफ की उस लड़की पे नजर थी। कहीं भी उनको बाहर जाने से अलाउड नहीं था और कोई भी अगर अनजान व्यक्ति उनसे ज्यादा देर नहीं मिलने देता था। जबकि वो मनोज उनसे डबल रेट, और वो बोल रहे थे 3 गुना भी रेट ले लो, लेकिन मुझे तो इनके साथ रहना है और मैं इनको बाहर भी ले जाऊं मेरे साथ। लेकिन सबने मना कर दिया, इनके साथ बिल्कुल भी मिलना और ज्यादा टाइम मिलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्योंकि वो नई थी और पढ़ी लिखी थी, स्मार्ट थी, सुंदर थी। तो जो भी ग्राहक आता था सबकी नजर उसी पे जाती थी और सभी को वही पसंद आती थी। तो सब बहुत अच्छी अर्निंग दे रही थी, उनको रेट बहुत अच्छी ज्यादा लगा रहे थे वो, और बहुत ज्यादा उनके माध्यम से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे थे। और उस लड़की को वो बिल्कुल भी ढील आई और उनपे बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ रहे थे वो। और जैसे ही वो खाना मांगती थी उनके बदले उनका शोषण करते थे और उनको पिटाई करते थे और उनको ऐसे ऐसे उत्तेजित करने के लिए ऐसे दवाई और ऐसे इंजेक्शन लगा दिए कि अगर वो कुछ मांगे या चिल्लाए तो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए चिल्लाए और उत्तेजित हो, इस तरह के वो उनके साथ इंजेक्शन लगा दिए थे। जो वो लड़की बार बार उत्तेजित इंजेक्शन लगाने से वो दूसरी चीजें याद नहीं आ रही थी और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए इस तरह के वो इंजेक्शन लगा देते और लड़की के साथ बहुत ज्यादा तरीके से उनके साथ उत्पीड़न और उनका शारीरिक शोषण किया। मनोज जैसे उस दिन से बाहर उनको निकाल देता है और पूरी रात सोचता है कि बहन को किस तरह से बचाएं। एक बार तो सोचता है मैं कुछ कर लूं, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका, कंट्रोल किया और बोला कि हमारे को कुछ अच्छा करना, दोनों को नुकसान नहीं हो, इस तरह से हमारे को करना। दूसरे दिन नहीं और तीसरे दिन वापस ग्राहक बन के जाता है और बहन के पास जाता है। वो बोला मुझे वही चाहिए, दीप्ति नाम की लड़की ही चाहिए, मुझे किसी के साथ कुछ नहीं करना। तो मैनेजर होता है वहाँ एक लेडी मैनेजर, वो बोलती है कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। तो वो रुक जाता है, वापस उसकी बहन से मिलता है, दोनों बैठ के डिसाइड करता है कैसे अपने को यहाँ से निकलना है। हम जल्दीबाजी में गलत निर्णय नहीं लेंगे, जब हम इतने दिन रह गए तो कुछ दिन और रह के हम बाहर निकलना, अपने गलत बिल्कुल भी नहीं करना। तो जैसे ही वो बहन और वो बोलते हैं कि एक महिला आयोग की स्वाति मालीवाल नाम की एक लेडी है जो अध्यक्ष है, मतलब महिला आयोग की। तो वो लड़की दीप्ति नाम की जो लड़की कोठे पे रहती थी, तो वो सुना करती थी किसी आपस में जो लड़कियां रहती है वो बातें करती थी, तो वो सुनाती कि महिला आयोग की जो स्वाति मालीवाल नाम की जो लेडी है वो कई बार हेल्प करती है। तो उन्होंने भी अपने भाई को यही राय बताया कि आप उनके पास जाओ और वो अध्यक्ष बहुत अच्छी है वो और हमारी हेल्प वो करेगी। तो मनोज जो उसका भाई था वो जाता है उनके पास और पूरी कहानी बताता है उनको कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया और मैं कोठे से आया हूँ, मेरी बहन से मैं 3 दिन मिलने गया हूँ और वो मेरी बहन है, कोटा नंबर 68 में है जो जीबी रोड पे स्थित है। आप मेरी कैसे भी करके हेल्प करो और मुझे मेरी सिस्टर को मिलवा दो और मेरी सिस्टर्स को बाहर निकलवा दो। तो सारी बात उनको बताने के बाद डीसी, तो स्वाति मालीवाल जो अध्यक्ष थी महिला आयोग की, तो वो DCW यानी दिल्ली कमिश्नर वुमेन किरण नेगी नाम की जो लेडी थी उनसे संपर्क करती है और दोनों मिलके उनकी पूरी हेल्प करती है। जब किरण नेगी के पास मनोज बैठा था तो वो फोन करता है अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के कि
कि ये मेरे पास बेटा है और ये रियल घटना, ये सच्ची घटना है, इनके साथ बहन फंसी हुई है, हमारे को इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो दोनों ने मिलकर उनके पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश की और दोनों ने मिलकर डीसीपी जो मंजीत सिंह रंधावा था उनको कॉल करते हैं कि सर, हम महिला आयोग से स्वाति मालीवाल बोल रहे हैं और हमारे पास ये एक लड़का है जो कोलकाता का है और इसी को किसी कंपनी में अच्छी तनख्वाह और अच्छे जॉब की लालच देके इनकी बहन को यहाँ बुला के नशीला पदार्थ खिला के यहाँ कोठे पे डाल दिया और इनको बहुत अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और इनका मतलब एक देह व्यापार कर रहे हैं। इनकी बहन को हमारे को कैसे करके कोशिश करके इनको बाहर निकालना है। तो जो डीसीपी मंजीत सिंह रंधावा था, तीनों ने मिलकर मीटिंग की और उन्होंने भी पूरी बात को गहराई से सोचा और तीनों मिलके मंजीत सिंह रंधावा, किरण नेगी और अध्यक्ष स्वाति मालीवाल तीनों मिलके और इनसे कई बड़े बड़े अधिकारी मिलके डेट फिक्स करते हैं। 9 अगस्त 2019 को डेट फिक्स करते हैं कि हम उन पर रेड डालते हैं और मनोज को बता देते हैं कि एक प्लानिंग कि आप वहां जाओ। 9 अगस्त को एक टाइम वाइम सब फिक्स कर देते हैं कि आप अंदर जाओ और अपनी बहन के उस टाइम वहां रहना, फोन कॉल हमारे को करना और हम आपको रंगे हाथ पकड़ेंगे और वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो 9 अगस्त को 2019 को वो डेट फिक्स कर देते हैं और मनोज वहां जाता है और अपनी बहन के कोठा नंबर 68 में थी जो वहां जाके अपनी बहन के कमरे में था और जैसे ही वो रेड डालते हैं और गेट को खुलवाते हैं तो दोनों लड़के और लड़की जो बहन भाई थे दोनों अंदर थे। अब वो अंदर थे तो बाहर निकला और उनको पूछा, सारी बात बताई और सबको गिरफ्तार कर लिया और वो जो उनके ऊपर धारा लगाई थी 370, 376 और 109 और 34 धारा के अनुसार उनको गिरफ्तार किया और उनके कोठे को सीज कर लिया गया और सारी उनकी बहन को उनसे फ्री करवा दिया और मैनेजर को गिरफ्तार कर दिया और बहुत अच्छी सराहनीय काम किया जो महिला आयोग, दिल्ली कमिश्नर वुमेन और डीसीपी यानी पुलिस प्रशासन। तो जब ये सोशल मीडिया पे बात वायरल हुई, बात हुई तो सब दिल्ली पुलिस और महिला आयोग और उनकी बहुत जम के तारीफ की और उन्होंने सारी अपनी आप बीती बताई। तो बहुत अच्छा सराहनीय काम किया। तो आज की हमारी ये सच्ची घटना है। तो हम किसी का, हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं हो और ना किसी को हम दुखी करें और हमारा एक उद्देश्य है कि जनता को जागरूक करें, अलर्ट करें और सावधान रहे, क्योंकि आज का जो जमाना है बहुत फ्रॉड का जमाना है, दुनिया को पागल बनाता है और आदमी को कहां से कहां और बहुत उनके साथ गलत हो सकता है। तो हमारा एक उद्देश्य है, सावधान रहे, अलर्ट रहे। जय हिंद, जय